Assalamu alaikum. Welcome back in my YouTube channel, that is Chemistry with Mubashir sir. And in this video, we will discuss internal energy and first law of thermodynamics. Previous lecture में हम बात कर चुके हैं एनर्जी ट्रांसफर की इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी के ऊपर, और फिर हमारा मेन जो मोटिव रहेगा दैट विल बी टू डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू नो what does internal energy mean. internal energy हम किसको बोलते हैं? देखो, जब भी केमिस्ट्री में हम कहते हैं, जब भी कोई प्रोसेस होती है वेदर फिजिकल टर्म्स में और केमिकल टर्म्स में, तो वी आर सेइंग that physical process or that chemical process accompanied with the change of energy. हम कह सकते हैं कि एनर्जी चेंज हो रहा है, या तो एनर्जी इंक्रीज होगी या तो एनर्जी डिक्रीज होगी. तो वी कैन से एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज. और इन सिंपल टर्म्स वी कैन से कि अगर किसी प्रोसेस में या तो एनर्जी इवॉल्व हो रही है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस में या तो एनर्जी इवॉल्व हो रही है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. इस चीज से, इस कंसेप्ट हमें ये चीज पता चलती है कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सिस्टम में फिर एनर्जी होती है. क्यों? अगर एनर्जी उसमें नहीं होती तो न वो एनर्जी लेता न वो एनर्जी देता. तो विद द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी वी कैन से दैट एवरी सिस्टम और एवरी सब्सटेंस पॉजेस अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी बॉडी में, किसी भी सिस्टम में होती है, ठीक है, जिसका एक्चुअल वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है? उस एनर्जी, यानी जो भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी बॉडी में होती है, जिसका वी कैन से वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस. यानी सब्सटेंस का नेचर क्या है? वी कैन से अनदर इज कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, pressure, volume. We can say, and these are certain parameters upon which that energy depends. So ये जो एनर्जी हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है, किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होती है, किसी भी बॉडी में स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय यू और समटाइम्स विथ ई. तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इट इज सिंपली द एनर्जी stored within a body or within a system. किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी बॉडी में, किसी भी सिस्टम में जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो वो सिस्टम यूज करता है अपना काम करने के लिए, द एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर वर्क डन विदाउट यूजिंग सम एक्सटर्नल मीन्स. ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. अगर मैं बीइंग ए ह्यूमन, मेरे अंदर जो भी एनर्जी होगी, ठीक है, अगर मैं उस एनर्जी का इस्तेमाल करूं विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल सोर्स, अगर मैं 1, 2, 3 दिन खाना ना खाऊं और मेरी बॉडी में जितनी भी एनर्जी होगी उसको मैं यूटिलाइज करूं डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी चीजों को करने के लिए, अगर मैं वो एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं बाहर से कोई सोर्स नहीं ले रहा हूं, तो वो जो एनर्जी मेरे अंदर स्टोर होगी उसको हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी. तो हर किसी चीज में, वेदर जो भी हमारे पास आसपास जो भी चीजें हैं, उनके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, विच इज रिप्रेजेंट बाय यू और ई. और ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, जैसे नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का नेचर क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो है, इनकी कंडीशंस क्या है. लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोल दूं रिगार्डेड टू और रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी, दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू. हम इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. जैसे हम इंसान की बात करें, मैं भी तो एक सिस्टम हूं, ठीक है, तो हम किसी भी इंसान की या किसी भी चीज की उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये खुद कुछ ऐसे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है विच कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, जिनको हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं. बट फॉर्चुनेटली
हम कह सकते हैं कि हमारे लिए लकीली ये बात है कि वी डू नॉट नीड दिस इंटरनल एनर्जी, इट्स एग्जैक्ट वैल्यू वी आर नॉट डीलिंग विद इट। हमें इस इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू अगर पता नहीं होगा कोई टेंशन नहीं है, हमें किस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। Fortunately, the exact value of internal energy is of no means in thermodynamics. हमें क्या पता होना चाहिए? Change in internal energy. Change in internal energy. मतलब ये है कि जो हम बात कर रहे हैं इस इंटरनल एनर्जी की कि ये वो एनर्जी होती है, पहले हम इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखे, द एनर्जी stored within a substance or system, that energy is known as internal energy। और internal energy का exact value हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है। अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है इट इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय डेल्टा यू। जैसे हम चेंज इन एंट्रोपी हमने देखा था डेल्टा एस, डेल्टा मीन्स चेंज। तो अब इस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मानो हमारे पास कोई सिस्टम था, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास कोई सिस्टम था, इसकी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगी, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, लेट इट बी U1। व्हाट इज U1? इट इज वी कैन से द इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट। अब मानो हमने इस सिस्टम को कुछ हीट दी है या इस सिस्टम ने कुछ हीट लॉस की है, उसकी वजह से इसकी एनर्जी जो होगी उसमें चेंज आएगा, वेदर इट विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो मानो हमने कोई पैरामीटर चेंज करके, हीट सप्लाई करके, या इस सिस्टम ने खुद काम किया है, इसने हीट लॉस किया सराउंडिंग्स को, ठीक है। वेदर वी हैव सप्लाइड हीट और वेदर इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सिस्टम, उससे क्या होगा, वी कैन से कि ये जो सिस्टम है इसकी स्टेट चेंज होगी। जब इसकी स्टेट चेंज होगी वी कैन से इट विल रीच टू इट्स फाइनल स्टेट। और अब इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो तो चेंज होगी, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। वी कैन से इसकी इंटरनल एनर्जी अब U1 नहीं रहेगी, लेट इट बी U2। बात समझ आ रही है? तो वी कैन से a system in its initial state having an internal energy of U2, but after reaching to its final state its internal energy has been changed and let it be U2. So we can say this change in internal energy from state 1 to state 2, from initial state to final state, that is represented by delta U, and which is equal to U2 minus U1, and this is this change in internal energy। कि किस तरह से internal energy में change आ जाता है from one system, from one state to another state। U2 is internal energy in final state, U1 is the internal energy in the initial state। So one more thing about internal energy is that this internal energy, like entropy, it is also a state function। We have already discussed it, state and path functions। State functions are those functions which depend upon the state of system and they have nothing to deal about how this state has been attained। ये state किस तरह से पहुंची है, इसका मेथड क्या है, किस रास्ते से ये स्टेट अटेन हुए, इन फंक्शंस को उनके साथ कुछ लेना देना नहीं होता है। ये डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ठीक है। तो थोड़ी सी हमने डिस्कशन की अबाउट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी सिस्टम में, किसी भी बॉडी में स्टोर होती है। ये वो एनर्जी होती है जो अवेलेबल होती है सिस्टम के लिए टू परफॉर्म वर्क, एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय यू और ई। और ये इंटरनल एनर्जी जो होता है इसका एग्जैक्ट वैल्यू वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट, नाइदर वी नीड ऑफ it in thermodynamics। We can calculate a change in internal energy, and this internal energy depends upon the nature of substance, it depends upon the condition of temperature, pressure and volume। Let me tell you another thing about this internal energy, that this internal energy is sum of certain forms of energy। ये internal energy जो होती है इसमें बहुत तरह की energies मौजूद होती है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो U मेरा है, यानी इंटरनल एनर्जी जो होती है, ये किन किन एनर्जीज, किन किन फॉर्म्स, जो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, किन किन एनर्जी से बनी होती है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ, हम लिख सकते हैं EK मीन्स काइनेटिक एनर्जी, प्लस EP मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, प्लस EBE यानी दैट इज बॉन्ड एनर्जी। EB लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी,
ठीक है, ये इसकी बनी होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इसमें मौजूद होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें होती है, बॉन्ड एनर्जी इसमें, केमिकल बॉन्ड एनर्जी इसमें मौजूद होती है। ठीक है, इसी तरह से ये जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये खुद बनी होती है ER यानी रोटेशनल एनर्जी, ये बनी होती है EV यानी वाइब्रेशनल एनर्जी, और ET ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो वी कैन से इंटरनल एनर्जी जो होती है इट इज इटसेल्फ इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, these are certain forms of energy of which this internal energy is composed of. And now we will discuss first law of thermodynamics. Now first law of thermodynamics. अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो एक हमारे पास एक केमिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था रुडोल्फ। और इन रुडोल्फ ने क्या किया है, 1850 में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है होता है, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, we can say the concept or the credit for the statement of first law of thermodynamics is given to Rudolf Clausius. This is the name of the person who has given the first statement regarding the first law of thermodynamics. इनका नाम क्या है? रिडोल्फ क्लासिस। 1850 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी बात आप बेसिक, जो आपका पहला यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां पे आप कुछ लॉज पढ़ते हो। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो। पहला लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ बस वही है। ठीक है, तो दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट्स आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसका स्टेटमेंट आपको पता ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी जो होती है, ना आप एनर्जी को पैदा कर सकते हो, ना आप एनर्जी को खत्म कर सकते हो, बस आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, थियोरेटिकल स्टेटमेंट, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट मे be transformed or it may be converted from one form to another form. Let us write the statement first. First law of thermodynamics. According to this law, energy can neither be created nor destroyed, although it may be converted from one form to another. This is the statement of first law of thermodynamics. We can write this law in other words also. This is the first definition or statement. In other words, how we can define this first law of thermodynamics, that is the total energy of the universe, पूरी कायनात की जो एनर्जी होती है। और थर्मोडायनेमिक्स में हम यूनिवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, इज कांस्टेंट। हमेशा ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है, बट it may undergo a transformation from one form to another.
दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पूरी जो कायनात है उसकी एनर्जी जो होती है दैट रिमेन्स फिक्स्ड, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, क्या हो सकता है कि एनर्जी जो होती है इसका तबादला हो सकता है, इसका एक्सचेंज हो सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इन अदर वर्ड्स हम एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, दैट इज द एनर्जी ऑफ एन isolated system remains constant. These are the alternative statements of first law of thermodynamics. इनके एक्सप्लेन करने का, इनके लिखने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग सेम ही है कि जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी किसी सिस्टम की है, जो भी एनर्जी पूरी कायनात की है, जो भी एनर्जी किसी सब्सटेंस की है, वो हमेशा क्या होती है, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनर्जी। ना हम एनर्जी को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय खत्म कर सकते हैं। बस सिर्फ हम एनर्जी की फॉर्म्स को, एनर्जी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस लॉ। इस नियम का एक इंपॉर्टेंट मैं आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे लॉ है, इसकी कोई थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिस लॉ हैज बीन प्रूव्ड एंड दिस लॉ इज वैलिड। बट नाउ टुडे इन दिस लेक्चर आई विल पुट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वैलिड है हमारी डे टू डे लाइफ में। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होती है, और उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझ आएगा कि यस वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स remains constant, only there may take place a transformation or conversion or transfer of energy from one system to another, from one body to another. कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, कभी अगर कोई प्रोसेस हो रही होती है तो हम ये इमेजिन करते हैं, हमें ये लगता है कि शायद एनर्जी किसी फॉर्म में डिसअपियर हो गई है। ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस टेक्स प्लेस एंड वी थिंक दैट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज डिसअपियर्ड, एक्चुअली वो डिसअपियर नहीं हुई होती है, वही एनर्जी किसी और फॉर्म में क्रिएट हुई होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि एक्चुअली किसी प्रोसेस में एनर्जी डिसअपियर नहीं होती है, वही एनर्जी किसी और फॉर्म में, किसी और शक्ल में, दूसरी फॉर्म में वो जनरेट होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस सिस्टम में जितनी भी एनर्जी थी वो एनर्जी वैसी ही रहती है, बस उसकी फॉर्म जो होती है, उसकी जो शक्ल होती है, ठीक है, उसका जो रूप होता है वो चेंज हुआ होता है, उसने अपनी फॉर्म को चेंज किया होता है। लेट अस टेक सर्टेन एग्जांपल्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे क्योंकि गर्मी का मौसम अब आ रहा है, हमारे पास पंखा होता है, फैन होता है। वो फैन कैसे चलता है? जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो अपॉन सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट, अपॉन सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस जैसे ही आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो, वो जो फैन है दैट स्टार्ट्स टू मूव, उसके ब्लेड्स चलना स्टार्ट होते हैं। कैन वी से दैट इन दिस होल प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड वी कैन से इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से वो जो फैन हमारा होता है उसके ब्लेड्स चलना स्टार्ट होते हैं। तो कैन वी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी है वो कन्वर्ट हो गई है मैकेनिकल एनर्जी में। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बाकी एनर्जी ना ही खत्म हो रही है, ना ही एनर्जी जाया हो रही है, ना ही एनर्जी बन रही है। नाइदर वी आर एबल टू जनरेट दिस एनर्जी और वी आर नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय दिस एनर्जी। तो वी कैन से फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किस में हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। एग्जाम्पल हमारे पास है जो फैन हमारे पास होता है, इलेक्ट्रिकल फैन।
तो इलेक्ट्रिकल फैन में ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है कि आप जैसे ही बिजली सप्लाई करते हो आपकी फैन चलना स्टार्ट होती है, तो आपको वो प्रोवाइड करता है कूलिंग एयर, तो जिसकी वजह से आप रिफ्रेश हो जाते हो। तो इस प्रोसेस में क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड एंड मैकेनिकल एनर्जी में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बोल दूं, ये सारी डे टू डे हमारी जो डोमेस्टिक जो लाइफ है उसमें ये इम्प्लाई होती है। जैसे घर में सर्दी का मौसम होता है, विंटर्स में हम हीटर जलाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हीटर को जैसे प्लग हम ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इस हीटर में चली जाती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, क्योंकि हीटर का काम है टू प्रोवाइड अस हीट। तो वी कैन से दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है अब ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट एनर्जी में। अब ये कन्वर्ट हो रहे हीट एनर्जी में। एग्जांपल इसका क्या है, हीटर, जो हमारे पास रूम हीटर होता है। तो आप देखो एनर्जी जो है वो सेम है, बस उसकी फॉर्म चेंज हो गई है। यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है मैकेनिकल एनर्जी में। दूसरी एग्जांपल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट हैज बीन कंज्यूम्ड, एंड बाय कंजप्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन हीटर्स। चलो एक और एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमारे पास वाटर है, दैट इज H2O। वाटर जो हमारे पास है, इस वाटर को अगर आप बिजली का झटका दोगे अपॉन सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हेन यू विल सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल आप पानी ले रहे हो, इस पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, क्या हो जाएगा, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल स्टार्ट, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट टू डिकम्पोज, ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है अपॉन डिकम्पोशन इट विल गिव एस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो वाटर को जैसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब जैसे ही इसको इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। अब मुझे यहाँ पे आपको क्या समझाना है कि ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड कि 1 मोल जो है, क्योंकि 1 मोल हमने वाटर लिया है, तो 1 मोल जो वाटर का है इसको डिकम्पोज करने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है, अराउंड 285.8 जूल्स। This amount of electric energy is being used to split or decompose 1 mole of water. 1 मोल वाटर को डिकम्पोज करने के लिए 285.8 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तब हमें मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। अब जैसे ही आपने इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई किया, ये एनर्जी स्टोर रहती है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और जब आप फर्दर आगे कभी भी इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे, मींस आप क्या कर रहे हो, इस हाइड्रोजन गैस और ये जो हमारा ऑक्सीजन गैस है इसकी आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो। ठीक है, जो एनर्जी आपने स्टार्टिंग में सप्लाई की थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो इनमें स्टोर रहती है, और जैसे ही आप इनकी रिएक्शन कर रहे हैं फिर से यहां से क्या बनेगा, H2O हमारा वाटर बनेगा। लेकिन यहां से क्या होगी, जो एनर्जी आपने स्टार्टिंग में दी थी, सप्लाई की थी इसको डिकम्पोज करने के लिए, जैसे ही आप इन दोनों को फिर से रिएक्ट करा रहे हो, वाटर की फॉर्मेशन यहां पे होगी, अलोंग विद देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ हीट। यहां से फिर से निकलेगा 285.8 जूल्स, यहां से फिर से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। कहने का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको लगी थी, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ हीट विल बी लिबरेटेड व्हेन दीज रिएक्टेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म अगेन दिस वाटर मॉलिक्यूल। मींस जितनी आपने स्टार्टिंग में एनर्जी इस्तेमाल की थी, आपको लास्ट पे जब आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया फिर से आपको ये एनर्जी वापस मिल रही है। बात समझ आ रही है? फर्क ये है, यहां पे आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया था, ये एनर्जी अब आपको मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी इसने अपनी फॉर्म चेंज की है, बाकी जो वैल्यूज थे वो बराबर रह गए। तो वी कैन से कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे हम लिख सकते हैं इस केस में कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने सप्लाई की थी दैट इज इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड।
तो कंक्लूजन इसका यही निकला कि जितनी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले स्टेप में आपने खर्च की थी, आपको वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सेकंड स्टेप में फिर से मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, जैसे आप प्लग लगाते हो, स्विच ऑन करते हो, लाइट आ जाती है, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कन्वर्ट हो रही है किसमें, लाइट एनर्जी में, क्योंकि आपको लाइट मिल रही है। तो एनर्जी जो है उसका कोई वी कैन से न डिस्ट्रक्शन हो रहा है, न उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एंड दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि थ्योरेटिकली हाउ कैन वी डिफाइन। एग्जाम में आता है आपको कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन और स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको यही लिखना है कि ये लॉ क्या बोलता है। इट इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ, इट कैन बी कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड हमने कुछ स्टेटमेंट्स भी डिस्कस किए, हमने कुछ डे टू डे एग्जांपल्स भी डिस्कस किए, जैसे इलेक्ट्रिकल फैन की, इलेक्ट्रिकल बल्ब की, इलेक्ट्रिकल हीटर की, या डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर की भी हमने एग्जांपल ली। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे मैथमेटिकली, यानी मैथमेटिकली कैसे हम इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ कैन वी एक्सप्लेन, हाउ कैन वी डिराइव मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है और मैथमेटिकली हाउ कैन वी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन of first law of thermodynamics। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे नटशेल में आपको सारी चीजें ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, और मैं आपको ये दावे के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप मेरे ये वीडियोस सारे स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में जो भी आपको मेंशन किया होगा सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने की। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम पहले मैं लिखूं कि मैथमेटिकली हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे लिखते हैं, सिंपली वी राइट मैथमेटिकल फॉर्म में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेयर डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू, व्हाट इज क्यू? साइन कन्वेंशन याद कर लो प्रीवियस क्लास में। तो क्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। क्यू पॉजिटिव कब होगा, व्हेन हीट इज सप्लाइड ऑन द सिस्टम। जब क्या हो रहा है, क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो। मीन्स यहां पे हम कह सकते हैं क्यू इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तभी मैं बोल रहा था कि साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे। क्यू नेगेटिव कब होगा, जब सिस्टम हीट सप्लाई करेगा बाहर। और डब्ल्यू क्या है, यहां पे डब्ल्यू भी पॉजिटिव है, तो इट इज वर्क डन। वर्क डन कौन कर रहा है, क्यू डब्ल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब काम किस पे होगा, जब सिस्टम काम करेगा या जब सिस्टम पे काम होगा, जब सिस्टम पे काम करेगा। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। जब आप सिस्टम पे काम करोगे, प्रीवियस लेक्चर में जब पिस्टन पे हमने काम किया था तो पिस्टन नीचे चला गया था, उसका वॉल्यूम कम हो गया था, जिसकी वजह से उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई थी और डब्ल्यू को हमने पॉजिटिव लिया था। अब हम इस इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। मीन्स हीट जो आपने सप्लाई किया प्लस वर्क जो आपने सिस्टम पे किया है। मान के चलो मैं यहाँ पे 3 सिस्टम ले रहा हूं। पहला सिस्टम मेरा ये है, दिस माय सिस्टम। ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसमें कोई गैस। ये जो सिस्टम है ये इनिशियल स्टेट में है। इनिशियल स्टेट मीन्स ये अपनी पहली स्टेट में है, यानी इनिशियल स्टेट में, बिगिनिंग में है ये इनिशियल स्टेट में। और इनिशियल स्टेट में मैं इसको यहां पे लिख देता हूं इनिशियल स्टेट। अब अगर ये इनिशियल स्टेट में है तो इनिशियल स्टेट में जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, लेट इट बी U1, इसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी जो इस सिस्टम में स्टोर होगी, उसको हमने कैसे मेंशन किया है, U1। नाउ मान के चलो हमने इस पे
हीट सप्लाई की, इस सिस्टम को हमने हीट सप्लाई की है, क्योंकि जैसे ही आप सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इसकी इंटरनल एनर्जी स्टार्टिंग में क्या थी, U1, लेकिन जैसे ही आपने इस सिस्टम को थोड़ा सा हीट सप्लाई किया है, अब आप मुझे बोलो कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी जो स्टार्टिंग में U1 थी, अब वो क्या U1 रहेगी, वो चली या डिक्रीज होगी। तो इसकी स्टार्टिंग में जो इंटरनल एनर्जी थी दैट वाज U1, अपॉन सप्लाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, इसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो अब U1 नहीं रहेगी, दैट विल कम टू बी U1 प्लस Q, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी अब U1 नहीं रहेगी। जितनी आपने हीट सप्लाई की है उसकी वजह से जो एनर्जी बढ़ेगी उसका इंटरनल एनर्जी अब का वैल्यू उतना ही आएगा। अब मानो आप ये आपका सिस्टम फर्स्ट था, ये आपका सिस्टम सेकंड था। अब आपने क्या किया है, पहला आपका सिस्टम था इनिशियल स्टेट में जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, आपने कुछ हीट इसको सप्लाई की है, यानी हीट सप्लाइड, आपने हीट सप्लाई की है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, कितनी होगी, U1 प्लस Q। अब मानो आपने इस सिस्टम को अब क्या किया है, इस सिस्टम को आपने इस पे आप थोड़ा सा काम किया है, यानी इस पे आपने थोड़ा सा काम किया है, मीन्स आपने कोई प्रेशर, आपने कुछ काम इस पे किया है, आपने कोई फोर्स इस पे अप्लाई किया है जिससे पिस्टन नीचे आएगा और इस सिस्टम की एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, इस सिस्टम की रैंडमनेस और बढ़ेगी। कैन वी से कि प्लस W मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मैं आपको तीनों कंडीशंस दिखा रहा हूं। इनिशियल स्टेट में U1 इंटरनल एनर्जी, जैसे आपने हीट सप्लाई की इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंक्रीज होगी फ्रॉम U1 टू Q, और अब इस सिस्टम पे आपने थोड़ा सा काम किया है तो W क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप काम सिस्टम पे कर रहे हो तो W पॉजिटिव आएगा। इसकी इंटरनल एनर्जी अब क्या बनेगी, U1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट क्या थी आपकी, जो आपका पहला स्टेट था इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी क्या थी, U1, फिर आपने इस पे Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की तो इसकी एनर्जी चेंज होगी U1 प्लस Q, और जो आपका थर्ड जो आपका कंडीशन है उसमें आपने क्या किया है कि इस सिस्टम पे आपने थोड़ा सा काम किया है, मीन्स वर्क क्या आएगा, W आएगा। तो टोटल जो हमारा इंटरनल एनर्जी हो गया दैट विल बी U1 प्लस Q प्लस W। ये जो हमारा वैल्यू आ गया U1 प्लस Q प्लस W, ये कब आ गया, जब इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 थी, आपने हीट सप्लाई की, आपने इस सिस्टम पे काम किया। अब इसकी ये तो इंटरनल एनर्जी U1 थी, अब इतना काम करके, इतनी चीजों को ऐड करके इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी आएगी उसको हम नाम देंगे U2, लेट इट बी U2। यानी U1 कब थी, जब सिस्टम इनिशियल स्टेट में था, और U2 कौन सी इंटरनल एनर्जी होगी, जब इस सिस्टम को आपने हीट सप्लाई की है, जब इस सिस्टम पे आपने काम किया है। तो कैन वी से, क्या हम नहीं कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है जिसको हम मेंशन कर रहे हैं U2 से, अब कैन वी से दैट कि ये जो U1 प्लस Q प्लस W जो है दैट विल बी इक्वल टू U2। क्या हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, U2 इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी, और अपॉन सप्लाइंग हीट एंड अपॉन हैविंग सम वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो टोटल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी है, इसको हम इस U1 प्लस Q प्लस W को हम लिख सकते हैं एज U2। तो अब आप मुझे बोलो, इस U2 को लेफ्ट साइड पे ले लो, कैन वी राइट, आप देखो यहाँ U1 को यहाँ पे ले जाओ, वी विल राइट U2 यहाँ पे, U1 को यहाँ ले जाओ, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। समझ आ रही है आपको मेरी बात। U1 इनिशियल स्टेट में था, आपने Q हीट सप्लाई की है, उसके बाद इस सिस्टम पे आपने वर्क किया है, तो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया फ्रॉम U1 प्लस Q प्लस W। ये जो फाइनल इंटरनल एनर्जी मुझे मिल गई इसको मैंने नाम दिया U2। अब U2 को मैंने वहीं पे रखा, U1 को राइट हैंड साइड पे लिया, तो U2 माइनस U1 किसके बराबर होगा, Q प्लस W। U2 माइनस U1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W।
डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W जो है लास्ट पे, यही तो मेरी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन थी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, जहां पे Q जो है इट इज पॉजिटिव मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एंड W वर्क भी Q यहाँ पे पॉजिटिव, दैट इज हीट इज सप्लाइड ऑन द सिस्टम, and Q यहाँ पे पॉजिटिव है मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हमने डिराइव भी किया कि इस तरह से हम एक सिस्टम जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 है उसको हीट सप्लाई करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड U1 प्लस Q अपॉन, जब इस पे वर्क हम करेंगे तो ये कन्वर्ट हो इंटरनल एनर्जी, जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी U1 प्लस Q प्लस W. सो U1 प्लस Q प्लस W, ये जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है इसको हम लिखेंगे U2, तो U2 U1 को यहां ले जाएंगे, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W. सो U2 माइनस U1 दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी दैट इज Q प्लस W. तो ये हमारा होगा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.